नमस्कार। आज हम भारत में रेड लाइट एरिया की कुछ कठोर सच्चाइयों पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनमें रेड लाइट एरिया एक नर्क का सच के अंश भी शामिल है। ये वो इलाके हैं जैसे दिल्ली में जीबी रोड, मुंबई कोलकाता का सोनागाछी, पुणे का बुधवार पेट, जहां वेश्यावृत्ति होती है, अक्सर गैर कानूनी तौर पर ये मौजूद है। जी। और ये काफी बड़े पैमाने पे फैला हुआ है। हाँ, एक जानकारी के मुताबिक पूरे भारत में करीब करीब 1,30,00,000 लड़कियां और महिलाएं इन कोठों में फंसी हो सकती हैं। ये आंकड़ा तो मतलब बहुत बड़ा है। बिल्कुल चौंकाने वाला आंकड़ा है ये। और एक एक्टिविस्ट है गीतांजलि बब्बर जी, उनका एक बयान स्थिति की गंभीर का बताता है। वो कहती हैं कि अगर धरती पर नर्क देखना हो तो कोठे में जाकर बैठ जाओ। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि स्रोत क्या बताते हैं यहाँ के बारे में। देखिए, स्रोत बताते हैं कि हालात तो बहुत ही खराब हैं। हाँ, छोटे छोटे कमरे, इतने छोटे कि शायद ठीक से खड़े भी ना हो सकें, बस लेटने भर की जगह। और गंदगी, बदबू, टॉयलेट व्यवस्था तो बेहद खराब बताई गई है। जी। और स्वास्थ्य का तो पूछिए मत। यहाँ रहने वाली महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं। छोटी मोटी बीमारियों के लिए वो एक हरा पत्ता नाम की दर्द की गोली चलती है, बस वही ले लेती हैं। और कई के पास तो आधार कार्ड जैसे बुनियादी पहचान पत्र तक नहीं होते। मतलब वो एक तरह से देश के नागरिक के तौर पर गिने ही नहीं जाते। हाँ, ये बहुत अजीब बात है, जैसे उनका कोई अस्तित्व ही ना हो व्यवस्था की नजर में। और शायद सबसे दुखद है वहां पलने वाले बच्चों की स्थिति, जो वहीं पैदा होते हैं, वहीं बड़े होते हैं। बिल्कुल। उन्हें स्कूलों में दाखिला तक नहीं मिलता। अक्सर ये कहकर मना कर दिया जाता है कि ये कोठे वाली का बच्चा है। उनका भविष्य तो शुरू होने से पहले ही अंधेरा हो जाता है। तो आखिर ये महिलाएं यहाँ पहुंचती कैसे हैं? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बताते हैं, और ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, स्रोत कहते हैं कि लगभग 99% महिलाएं अपनी मर्जी से इस पेशे में नहीं आती। 99%, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी। कई को तो उनके पति ही शादी के बाद बेच देते हैं, कुछ को बचपन में अगवा कर लिया जाता है या नौकरी वगैरह का झांसा देकर धोखा देकर लाया जाता है। अच्छा। और कुछ समुदायों में, जैसे एक बेड़िया समुदाय का जिक्र है, वहाँ ये एक तरह की पारिवारिक परंपरा जैसी बन गई है। गरीबी तो खैर एक बहुत बड़ा कारण है ही। और अगर कोई मना करे तो फिर मारपीट होती है, बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती है। मतलब विरोध करना आसान नहीं होता। ये पूरा शोषण का चक्र जो है, ये बहुत ही व्यवस्थित और गहरा है। हाँ, ये व्यवस्थित शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा काम एक संगठित तरीके से चलता है ना। स्रोत बताते हैं कि नई दिल्ली स्टेशन जैसे इलाकों में दलाल ग्राहक ढूंढते हैं। जी। और कोठों के अंदर भी सिस्टम बने हुए हैं। कहीं पर्ची सिस्टम चलता है, तो कहीं एक कमरे में लड़कियों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और ग्राहक चुनता है। जैसे कोई सामान खरीदा जा रहा हो। बिल्कुल। और ग्राहक को मिलते हैं मुश्किल से 10-15 मिनट, जिसके लिए 50 से लेकर 600 रुपए तक वसूले जाते हैं। 50 से 600 रुपए। और ये पैसा क्या उन महिलाओं को मिलता है? नहीं, लड़कियों को तो शुरुआती कई साल तक कुछ भी नहीं मिलता। सारा पैसा मालिक या दलाल रख लेते हैं। और ग्राहक किस तरह के लोग आते हैं? हर तरह के। स्कूली बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक का जिक्र है। यहाँ तक की जानकारी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी आते हैं एक्सप्लोर करने के नाम पर। एक्सप्लोर करने? ये मानसिकता कि पैसे दिए हैं तो कुछ भी करने का हक है, ये अपने आप में कितनी खतरनाक है। बिल्कुल। और इसी मानसिकता की वजह से सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्रोतों में हत्याओं और मारपीट की घटनाओं का जिक्र है। ये वहाँ आम बात है। और पुलिस, उनका क्या रोल रहता है? पुलिस की भूमिका भी देखिए काफी जटिल बताई गई है। कहीं पर हफ्ता वसूली की बात सामने आती है, तो कहीं ये भी है कि कभी कभार वो मदद भी करते हैं। मिला जुला। जी। मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि सेक्स वर्कर पीड़ित हैं, अपराधी नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत अक्सर इससे अलग होती है। मतलब जब रेड पड़ती है तो अक्सर महिलाएं ही पकड़ी जाती हैं, ग्राहक बच निकलते हैं। कई बार तो मालिकों को रेड की खबर पहले मिल जाती है। अच्छा, तो सिस्टम में ही कहीं लीकेज है। हाँ, और जो तथाकथित सेफ होम्स हैं, नारी निकेतन वगैरह, उनकी हालत भी चिंताजनक बताई गई है। आरोप है कि वहां से भी लड़कियों को बाहर गलत कामों के लिए भेजा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये व्यवस्था पीड़ितों की रक्षा करने में आखिर विफल क्यों हो रही है? ये वाकई बड़ा सवाल है। और समाज का रवैया, आसपास के लोग, नेता वगैरह? समाज का रवैया तो उदासीन ही लगता है। आसपास के लोग अक्सर नफरत करते हैं। नेता वोट मांगने नहीं जाते, या अगर जाते भी हैं तो इसे बस एक गंदगी मानकर हटाने की बात करते हैं। हाँ, और फिल्मों में कभी कभी इसे बहुत ग्लैमरस दिखा दिया जाता है,
जैसे हीरा मंडी या गंगूबाई जैसी फिल्में, पर सच्चाई तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, सच्चाई इससे कोसों दूर है। एक और बात जो स्रोतों में सामने आई है वो है ऑनलाइन ऐप्स का प्रभाव। अच्छा, टेक्नोलॉजी का असर यहाँ भी? जी, इनके आने से शायद कोठों का धंधा थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एक नया और चिंताजनक ट्रेंड दिख रहा है। कॉलेज की लड़कियां भी अब इस सिस्टम का हिस्सा बन रही हैं। कॉलेज की लड़कियां? क्यों? कुछ तो मजबूरी में, अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए, और कुछ धोखे या जबरदस्ती का शिकार होकर। ओह, ये तो और भी गंभीर बात है। हाँ, तो अंत में देखें तो सबसे बड़ी चुनौती इन महिलाओं के लिए सम्मान की कमी है, उनके बुनियादी अधिकारों का हनन है। और ये जो एक मिथक है कि इनके होने से बलात्कार रुकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। हाँ, ये धारणा तो गलत है ही। समाधान के लिए देखिए, जागरूकता बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, खासकर नाबालिगों को बचाने के लिए, उनका सख्ती से पालन होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना होगा और सबसे बढ़कर समाज को अपना नजरिया बदलना होगा। वैसे स्रोत ये भी बताते हैं कि अगर इन महिलाओं को मौका मिले तो ये बहुत कुछ कर सकती हैं। एक महिला का जिक्र है जो शेफ की ट्रेनिंग लेकर अपना कैफे खोलना चाहती है। हाँ, बिल्कुल। और इस अंधेरे में कुछ उम्मीद की कहानियां भी हैं। कुछ बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा कर रहे हैं, कोई डांसर बन रहा है, कोई सिविल डिफेंस ऑफिसर, एक लड़की आईपीएस बनने का सपना देख रही है। जी, ये कहानियां हौसला देती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम इस पूरे शोषण के चक्र को देखते हैं, इस गहरी सामाजिक उदासीनता को देखते हैं, तो मन में सवाल उठता है कि वो सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव कौन सा है जिसकी हमें आज, अभी, तत्काल जरूरत है।